जो सफल व्यक्ति होते हैं क्या वो इमोशनली हील्ड होते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि सफलता के लिए ना जीवन में एक स्ट्रांग रीजन का होना होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 1000 करोड़ रुपया कमाना है तो मैं क्या करूं, माइंड पावर से हो सकता है। मैं बोलता हूं बैठ यहाँ पे, तो ये 1000 करोड़ का क्या करेगा पहले मुझे हिसाब दे, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 1000 करोड़ वाले लोग करते हैं। सिद्धार्थ का एग्जाम्पल है, 1500 करोड़ था उनके पास, वो भी एक दिमागी था, सब कुछ बनाने के बाद चला गया। राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल है, 45,000 करोड़ रुपया था, 50 साल में उनके बेटा है, सक्षम है, फिर भी बाप को घर से निकाल देता है। रेमंड का एग्जाम्पल है। तो सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे और बाकी लूज करोगे तो यार है लूजर। आजकल मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक एडिक्शन बन गया है और लोगों को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये मेंटल वायग्रा है। मतलब एनर्जी बूस्ट करेगा। ये कर दो। और मोटिवेशन का डोज 7 डेज चलता है, बाद में हवा निकल जाती है, सब वहीं के वहीं रहते हैं। आजकल आप देखते होंगे लोग कहते हैं माइंड की पावर को बढ़ाओ। माइंड में पावर की कमी होती है या लोग अपने माइंड के पावर को पहचान नहीं पाते, इसलिए दिक्कत होती है? सेकंड वाला 100 करोड़ का उनका बिजनेस था, तब मेरे साथ जुड़े थे। आज उसका 15,000 करोड़ का बिजनेस है। और कितना पढ़े लिखे हैं, स्कूल की 4 किताब। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। मेरी एक और किताब मैं सोच रहा हूँ, मान्यता की जेल। ये बिलीफ है ना, ये मैं सबसे ज़्यादा ये मान्यता की जेल। ये मान्यता की जेल बहुत कम लोग तोड़ पाए। उसमें एक एग्जाम्पल है मोहनदास करमचंद गांधी, एक इंटरनल मोटिवेशन। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, जो घटना ने उसको महात्मा गांधी बना दिया। वो घटना दुनिया को सबको मालूम है। मैं सबसे थर्ड क्लास विद्यार्थी था राजकोट में, गुजराती मीडियम में। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा कोई एम ही नहीं था। आज मोदी साहब सिर्फ मुझे नाम से और काम से नहीं, मेरा गोल भी जानते हैं। सर, मन को मजबूत बनाना जरूरी होता है या मन के पार जाना? मेरा एक दोस्त बोलता है सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने 10 बार छोड़ी है। अच्छा, 10 बार छोड़ी है, मतलब अभी भी उसके साथ चल रही है। वही तो बोल रहा हूँ। मगर NLP के टेक्निक से ये हैबिट छूट जाती है। ये एजलेस भारत मिशन क्या है? बुढ़ापा है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसको हम रोक सकते हैं और उसको रिवर्स में भी डाल सकते हैं। पूरे जीवन में संगत का सर कितना असर होता है? बहुत होता है। आजकल आप लोग हिंदुस्तान में सुन रहे होंगे, एज की बड़ी चर्चा होती है। कोई 40 साल का युवा पॉलिटिशियन है, कोई 60 साल का युवा पॉलिटिशियन है, लेकिन सच में अगर आप उतर के देखेंगे तो वो लोग बड़े खोखले नजर आएंगे। लेकिन सच में कुछ लोग युवा हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। और जब हम योग और आयुर्वेद की दुनिया में आज कदम रखते हैं तो तमाम ऐसे लोग प्रत्यक्ष उदाहरण हमें मिलते हैं, जिन्हें देख के ये लगता है कि ज़िंदगी को बदला भी जा सकता है। आज उसी ज़िंदगी के बदलने पे मैं ये पॉडकास्ट करने वाला हूँ। यकीन मानिए कि अगर आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही होंगी, चाहे वो हेल्थ की हों, वेल्थ की हों, रिलेशनशिप की हों, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी। इसमें कई ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जिसको अगर आप लिख लें तो जीवन पर्यंत बड़े काम आने वाले हैं। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ आप गूगल में जाकर के जितेंद्र अढ़िया ये नाम डालिए, आपको पूरी कहानी निकल के आ जाएगी। एक पॉडकास्ट किया था मैंने आज से 6-7 महीना पहले। बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत से लोगों का मैसेज आया, कमेंट लोगों ने किया कि पार्ट 2 चाहिए, किसी ने कहा 7 डेज सीरीज़ चाहिए और लोगों ने कहा नंबर चाहिए। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताऊंगा। वो व्यक्ति हैं जो 75 साल प्लस युवा हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिखते भी हैं। इतना ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि जाने कितने किलोमीटर की ये यात्राएं करते हैं। अगर हवाई यात्राओं की बात करें तो 1000-2000 किलोमीटर की भी हो जाती होगी 2-4 दिन के अंदर। महीने की बात करें तो फिर आप नोट करते रहिए। विदेशी यात्राएं करते हैं, अपने शोज़ करते हैं, अपने रिट्रीट करते हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। जिन्होंने 65 साल में हवाई जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त किया, जिन्होंने अपना नेक्स्ट स्टार्टअप 75 साल में शुरू किया। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको गिनाने बैठूंगा तो ये इंट्रो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो सारे लोग जिनको लगता है कि वो 40 के हो गए, 50 के हो गए और 60 के हो गए, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए जितेंद्र अढ़िया जी प्रेरणा स्रोत हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उन्होंने ऐसा अपने लिए किया, आज अपने जैसे तमाम लोगों को वो तैयार भी कर रहे हैं। तो यकीन मानिए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने शुरू किया है एजलेस भारत मिशन।
मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि अब आपकी एज सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगी। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, आप चाहें तो अपना इकबाल बुलंद कर सकते हैं, आप चाहें तो नए कीर्तिमान कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं, क्योंकि इंट्रो चलता रहेगा तो चलता ही रह जाएगा। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। थैंक यू सर्वेश जी, मज़ा आ गया। सर जब पहला पॉडकास्ट किया था ना आपके साथ, जनता ने खूब सवाल किए, खूब फ़ोन आए, मेल आए कि आपसे मिलना है, लेकिन इत्तफाकन मैं भी व्यस्त था और आप भी व्यस्त थे, तो वो बात हो नहीं पाई। लेकिन उन लोगों ने जो सवाल उठाए थे, आज मैं उसी को लेकर के आपके साथ बैठा हूँ। और मुझे पता चला कि आपने एक नई शुरुआत की है, एजलेस भारत मिशन की। सर ये क्या है, ज़रा इसके बारे में बताएं। और क्या ये सच में संभव है कि 75 साल, 80 साल, 90 साल तक कोई ऐसे ही काम करता रहे और आपकी तरह 75 साल का युवा सामने एग्जाम्पल है बना रहे? तो कैसे सर, क्या है ये? देखो, दादी जानकी थी, 100 ईयर्स तक वो काम करती रही, ब्रह्मा कुमारी की हेड थी, 104 ईयर्स की थी। 100 साल में तो मैं उनको मिला हूँ। लखनऊ में एक बार हमें अहमदाबाद टू लखनऊ फ्लाइट में साथ में थे, और हमारी बहुत अच्छी पहचान थी। मुझे जहाँ भी मिलते थे मेरे से ही बातें करती रहती थी। मुझे जो उसके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाया गया है दादी जानकी ने, ब्रह्मा कुमारी को, उसमें तो हमारे पास एग्जांपल है। 100+ में भी आदमी काम कर सकता है, कोई भी अगर चाहे तो, सही लाइफस्टाइल जिए तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये एजलेस भारत मिशन क्या है? तो कहने का मतलब है कि हर इंसान का जो बुढ़ापा है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको हम रोक सकते हैं और हम उसको रिवर्स में भी डाल सकते हैं। अच्छा, यानी आपकी उम्र जो भी है अभी, उसको यहीं पे रोकनी है अगले 10-20 साल तक, तो आप रोक सकते हैं और उसको रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं और युवा बन सकते हैं। ये विज्ञान है, ये विज्ञान हमने सीखा, लोगों को सिखा रहे, इम्प्लीमेंट किया, और हमने सोचा कि अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिखाए और वो कोशिश करे तो पूरा हिंदुस्तान एजलेस हो जाएगा। अब एजलेस का मतलब क्या? हमारे 3 टाइप की एज होती है। एक कैलेंडर एज जो हमारे आधार कार्ड में लिखी रहती है, दूसरी होती है एक हमारी मेंटल एज जो लोग फील करते हैं, और तीसरी होती है बायोलॉजिकल एज जो हमारे बॉडी के सेल की एज होती है। 3 टाइप की एज होती है। एजलेस का मतलब होता है कि हमारी मेंटल एज को एजलेस बना दे, यानी हम यंग जैसा रहे हमेशा, और बायोलॉजिकल एज भी वहीं पे स्टॉप हो जाए। और ऐसा देखा गया है कि हमारी बायोलॉजी यानी सेल की जो एज है वो हमारी मेंटल एज को फॉलो करती है, बर्थ सर्टिफिकेट को या आधार कार्ड को फॉलो नहीं करती है। तो अगर हम इसके ऊपर काम करें, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, और हमारी लाइफस्टाइल चेंज करें, तो हमारी सेल्यूलर एज यानी बॉडी की एज एजलेस हो जाती है, यानी यंग बन जाती है। ये कंसेप्ट है। तो हमारा सपना है कि हम पूरी हिंदुस्तान को ये सिखाए और सबको एजलेस बना दे। मेनली उसमें लाइफस्टाइल का रोल होता है, जो मैं जी रहा हूँ आजकल, परफेक्ट लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, जिससे मेरी एज वहीं पे रुक गई है, और लोग बोलते हैं रिवर्स हो गई है। अभी मेरा एक प्रोग्राम राजकोट में, मेरा सिटी राजकोट है, वहाँ हुआ था। तो 20 साल पहले किसी ने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया होगा मोरबी करके सिटी में, तो बोलते साहब आप 15 साल पहले मोरबी आए थे, तब जो आपकी एज थी उससे आज 15 साल कम लग रहे हो, यानी 30 साल का उसने डिस्काउंट दे दिया मुझे। ऐसे भी कमेंट मिलती है। तो इसका मतलब मेरी गाड़ी रिवर्स में भी जा रही है। तो मैं जो सोच पा रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप बहुत तमाम उस तरह के प्रोडक्ट वाले कंपनियों का शटर डाउन करवाएंगे जो ये कहते हैं कि जवान बने रहें, ये खाएं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करें, इससे चमक आएगी। अगर आपका ये फार्मूला सफल होता है, अगर क्या आपने तो खुद प्रयोग कर रखा है, तो उनके तो शटर डाउन हो जाएंगे। नहीं, कुछ लोगों की इंडस्ट्री बढ़ेगी। जैसे मैं सप्लीमेंट की बात करता हूँ, हाँ। तो जो सप्लीमेंट प्रोड्यूस करते हैं उनकी तो काम बढ़ेगा। हाँ। फिर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमें एजलेस बनने में काम आती है। जैसे ऑक्सीजन थेरेपी आती है, रेड लाइट थेरेपी आती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप एजलेस बन सकते हैं। तो उनके तो कमाई बढ़ जाएगी मेरे कहने से। अब आप जान लीजिए, जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो आपको फ़ोन करेंगे, सर वो फार्मूला बताओ, मैं जो है ना ये बना करके बेचने वाला हूँ। वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो मेरी एजलेस बॉडी में मैंने सब कुछ लिखा है। और बहुत सारी कंपनियां हमारे से कोलैबोरेट करना चाहती है। जैसे सीबकथॉन है, हाँ। उसकी एक कंपनी है मेरे से कोलैबोरेशन करना चाहती है। एक वेलनेस की कंपनी है मेरे से कोलैबोरेशन करना चाहती है। एक अमेरिका की न्यू स्किन करके कंपनी है, हाँ। जो इंडिया में भी लॉन्च हुई, हाँ। वो भी मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, क्योंकि मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं वही बात करता हूँ जो वो नहीं करते खुद बेचने के लिए। तो हमारे से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं वो। चलिए सर, एक सीधे सवाल पे आते हैं कि आपने एक बात बोली कि ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। एजलेस वाली मुहिम भी जो है, किसी की एज को रिवर्स करना हो या रोक देना हो या और युवा बनाना हो, तो वो लाइफ स्टाइल से ही संभव है, जो फार्मूला आप बता रहे थे। तो सर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको कि किस तरह का वो लाइफ स्टाइल होती है, किस तरह का फार्मूला है? बिल्कुल है। पहली बात तो है कि डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। आजकल के लोगों की लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाना खा लेते हैं, तो ये होता है। तो सबसे पहले तो हमें लाइफ में डिसिप्लिन लानी है। मेरी बात करूँ तो मेरी 8 घंटे की स्लीप होती है रात को 10 से 6 बजे तक। अच्छा। और 6 से
है, रात को 10 बजे तक मेरी एक्टिविटीज़ ही चलती रहती है। उसमें मेनली 2-3 घंटा तो मेरी हेल्थ के ऊपर जाती है। अच्छा। मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। 2-3 घंटे मेरे उसी में जाते हैं। फिर खाने में मैं संयम रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफस्टाइल में रोल होता है खाने का, हमारा फूड का। वैसे आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी का जड़ हमारे पेट में होता है। तो जितनी भी बीमारी आजकल दिख रही है, बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब खाने की लाइफस्टाइल से होता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ 3 टाइप के फूड होते हैं, एक भगवान का फूड, अच्छा। एक इंसान का फूड और एक शैतान का फूड। हाँ। भगवान का फूड यानी जो ज़मीन से निकला हुआ है, कच्चा हाँ। फूड यानी सलाद एंड फ्रूट, हाँ। जो भगवान ने दिया है, तो भगवान का फूड। एक जो हमारे किचन में बनता है, इंसान का फूड। और तीसरा शैतान का फूड, जो जोमेटो से हमारे घर में आता है, जो पैकेट फूड, ये सब शैतान का फूड है। तो सबसे पहले बात है कि वो शैतान का फूड के ऊपर आप कंट्रोल कर दीजिए। जोमेटो ऐप हटा दीजिए। मैं जोमेटो का दुश्मन नहीं हूँ, इमरजेंसी में काम भी आता है, बट कहने का मतलब है कि ज़्यादा जोमेटो को यूज़ मत करिए, ज़्यादा पैकेट फूड भी नहीं खाइए। अभी जैसे मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मुझे कभी कभी पैकेट फूड खाना पड़ता है मजबूरी से, बट इट शुड नॉट बी ए डेली हैबिट कि आपका घर में डेली जंक फूड ही आए, डेली जोमेटो से ही खाना है, ऐसा मत करिए। तो ये जो शैतान का फूड है उसको तो बहुत कंट्रोल कर दीजिए। इंसान का फूड और भगवान का फूड को आधा आधा कर दीजिए, वो मैंने किया है। मैं खाने को बैठता हूँ तो आधा मेरा सलाद और फ्रूट होता है और आधा मेरा घर का किचन का पका हुआ खाना रहता है। तो सबसे पहले बात के खाने के ऊपर कंट्रोल करिए। दूसरा होता है अपना स्ट्रेस कंट्रोल करिए। ठीक है। ज़्यादातर एजिंग हमारा स्ट्रेस की वजह से होता है। अच्छा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे उतना आपका एजिंग बढ़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, जिसमें खास करके ये देखना है कि हमारी इच्छा के ऊपर कंट्रोल करना है। अननेसेसरी इच्छाएं करते रहते हैं, अननेसेसरी मीडिया पे बिजी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा माइंड पावर, मैं पहले तो माइंड पावर ट्रेनर था, तो माइंड पावर सिखाता था। तो कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 1000 करोड़ रुपया कमाना है, तो मैं क्या करूँ, माइंड पावर से हो सकता है। मैं बोलता हूँ बैठ यहाँ पे, तो ये 1000 करोड़ का क्या करेगा, पहले मुझे हिसाब दे, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो ज़िंदगी में यूज़ कर पाएगा तो फिर क्यों भागता है उसके पीछे, अपनी लाइफ ख़राब करता है। 1000 करोड़ वाले लोग सुसाइड करते हैं। सिद्धार्थ का एग्जाम्पल है, 1500 करोड़ था उनके पास और उसने सुसाइड किया है। राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल है, 45,000 करोड़ रुपया था, 50 साल में उनकी डेथ हो गई। तो सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे और बाकी लूज़ करोगे तो यार लूज़र, समझे ना। सही बात है, बहुत तो ऐसे ऐसे लाइफ के गोल होते हैं ना जो आपका स्ट्रेस बढ़ाते हैं और वो चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं अभी भी, मैं कल मर्सिडीज चाहिए तो ले सकता हूँ, मगर मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती उसके लिए, मुझे दिखावे के लिए कुछ नहीं चाहिए, समझा ना। मैं ऑर्डिनरी टोयोटा कार से मैं घूमता रहता हूँ। तो मैं अननेसेसरी स्ट्रेस वाली कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात खास होती है कि मेडिटेशन एंड प्राणायाम, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी एजलेस बॉडी बनाने में। अच्छा। और इसको ही इम्प्रेस होकर मैं अभी पतंजलि योग सूत्रों को फोकस में लाया हूँ। तो मैं पहले इतना मेडिटेशन नहीं करता था, आजकल मैं ज़्यादा करता हूँ, प्राणायाम भी ज़्यादा करता हूँ, योगा भी। तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना, फूड को कंट्रोल करना, और ये प्राणायाम, योगासन और ये एक्सरसाइज को करना, ये तीनों चीज़ मेन इसके अंदर है। अगर इतना भी कर लिया ना तो बहुत अच्छा। नेचर में घूमना, नेचर में घूमना, क्योंकि हम पंच महाभूत से पैदा हुए हैं और मरने के बाद वहीं मिक्स हो जाने वाले हैं, मगर उससे हम डिस्कनेक्टेड। आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग में ऊंचाई पे रहते हैं, तो ज़मीन से, सूरज से, और ऐसे कमरे में रहते हैं जहाँ सूर्य लाइट भी नहीं है, ताज़ी हवा भी नहीं है, एयर कंडीशन है, बंद दीवारें हैं। तो इससे हम दूर हुए, इसलिए एजिंग हमारा फास्ट होता है। जितना आप कुदरत में रहोगे, इसलिए तो हमने प्लान किया है कि हम कुदरत में जाके कहीं 7 डेज़ का रिट्रीट करेंगे, क्योंकि फिर से वो लाइफ दिलाएंगे जो हमें करनी चाहिए, जहाँ अच्छी धूप हो, अच्छी हवा हो, ऑक्सीजन हो, सब कुछ हो। तो कुदरत से हम दूर रहते हैं। तो मैं भी कुदरत के साथ आजकल जुड़ा हुआ हूँ। मैं सूर्य स्नान करता हूँ, यानी धूप में बैठता हूँ, नंगे पाँव घूमता हूँ ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो हमारी अर्थ के साथ। मैं सन गेजिंग करता हूँ, सुबह उठ के सन के ऊपर देखता रहता हूँ। ये सब चीज़ें एजलेस बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं सिखाता हूँ वो मैं खुद करता हूँ और मैं भी एजलेस होता जा रहा हूँ। लोग मुझे देख के प्रेरित होकर वो भी अभी करने लगे और एजलेस होते जा रहे हैं। अब पहली बार हमने हिंदुस्तान में 2 दिन का एजलेस बॉडी का वर्कशॉप भी प्लान किया है अहमदाबाद के अंदर, अभी 14-15 को, कि जिसमें हम 2 दिन तक वही लाइफस्टाइल उनको रिहर्सल करवाएंगे जो उनको एक्चुअली में जीनी चाहिए।
अच्छा। उनको पता ही नहीं, सिर्फ सिखाने से नहीं होता है, पॉडकास्ट देखने से रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या मोटिवेटेड नहीं होंगे। मोटिवेटेड होंगे तो रास्ता निकाल लेंगे, मगर ज़्यादातर लोग इसको ज्ञान के लेवल पे ही रखते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इन लोगों ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया ना तो इसी पॉडकास्ट से उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो ये पूरा आपने बताया ना सर एजलेस और लाइफ रूटीन के बारे में, उसमें एक चीज़ मैं जो बार बार मुझे पॉपअप की तरह मेरे दिमाग में उछल के आ रही थी, वो था सब गेम माइंड का है। बिल्कुल, माइंड प्रोग्रामिंग, यस, बिलीव का है। हाँ, माइंड प्रोग्रामिंग और बिलीव का। आजकल इस पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ गए हैं। मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी साफ साफ बता दें आप, माइंड पावर और माइंड इल्यूजन। सबसे पहले तो यही बता दें ये क्या है, और क्या सच में हर व्यक्ति अपने मन का मालिक है या वो दूसरे को ही चीज़ों को लेके जी रहा है? बिल्कुल, हम अपने मन के मालिक हैं। पहली बात तो मन क्या है, ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं कि मन क्या होती है और दिमाग क्या होता है। दोनों कन्फ्यूज है, ये दोनों के अंदर लोग कन्फ्यूज रहते हैं। हाँ, दिमाग है वो हार्डवेयर है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और मन है वो सॉफ्टवेयर है। ओके, हमें दोनों की ज़रूरत है। ठीक है। हमारी खोपड़ी के अंदर दिमाग है वो हार्डवेयर है, और वहाँ जो चलता रहता है, जो मैनिफेस्ट होता है विचारों से, इमोशन से, बिलीफ से, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज द प्रोग्रामर। अब हमारे अभी तक पैदा हुए तब से अभी तक जो भी अनुभव से हम गुजरे हैं, उससे हमारा एक प्रोग्रामिंग हो चुका है ज़िंदगी जीने का, और वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम ज़िंदगी जी रहे हैं। प्रोग्रामिंग में मेनली 3 चीज़ें होती है, एक तो हमारा थिंकिंग पैटर्न, एक तो हमारा बिलीफ सिस्टम, और तीसरा हैबिट। ज़्यादातर ये 3 चीज़ें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जो हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। अगर हमारा थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है, अगर हमारी बिलीफ डिसएम्पावरिंग है, 2 टाइप की बिलीफ होती है, एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग। अच्छा। तो ज़्यादा डिसएम्पावरिंग बिलीफ है वो हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है, और तीसरा होता है हमारी हैबिट। 90% ऑफ आवर डेली वर्क इज़ डन बाय हैबिट। गाड़ी चलाना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ हैबिट ही होती है। अगर हमारी हैबिट भी गलत है तो भी हमारी लाइफस्टाइल गलत रहेगी और हमें नुकसान करते हैं। आजकल के यंगस्टर क्या है, रात को 2-3 बजे तक सोशल मीडिया में अननेसेसरी बिजी रहते हैं, नींद खराब करते हैं, और उनकी हैबिट हो गई है। अब वो सोशल मीडिया नहीं भी देखेंगे तो भी नींद नहीं आती उनको, क्योंकि उनको नहीं सोने की आदत हो गई है। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम पड़ा है ना, मगर वो चेंज करने वाला हमारा जो एडिटर होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दें तो उसके जरिए हम सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और वो प्रोग्रामिंग ऐसा करे कि आप एजलेस बॉडी का जो रास्ता है उसके ऊपर चले, यानी अच्छा रास्ते पे चले। ये पॉसिबल है। तो ये है। तो मुझे एक बात बताएं ना सर, ये माइंड जो है इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है? मैं समझता हूँ कि आजकल मैक्सिमम लोग इल्यूजन में ही जीते हैं, उसको सच मान लेते हैं। क्या ये सही मैं पूछ रहा हूँ या मतलब ये मेरे ही थॉट्स है ऐसा? नहीं, इल्यूजन ये हमारे एनवायरनमेंट से आता है। आजकल इतने सारे सोशल मीडिया है, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इतना जंक होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वही इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें ज़मीन पे रहना है, सच्चाई को ढूंढना है, ऐसा ज्ञान लेना है जो हमें जीवन में आगे लेके जाए। मगर बहुत सारा नेगेटिव ज्ञान भी है मीडिया के ऊपर, वही इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एक चीज़ सर आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हम माइंड की बात कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे लोग कहते हैं माइंड की पावर को बढ़ाओ, माइंड की पावर को बढ़ाओ, और आपने तो लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी माइंड पे बात करके। इतनी किताबें आपकी हैं, लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में आप घूम के इस पे अपने रिट्रीट किए हो, सेमिनार किए हो आपने। तो मुझे एक बात बताओ कि सर माइंड में पावर की कमी होती है या लोग अपने माइंड के पावर को पहचान नहीं पाते इसलिए दिक्कत होती है? सेकंड वाला, माइंड पावर की कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले ने हम सबको सिमिलर माइंड पावर दिया है। जो आइंस्टाइन को दिया है, जो मोदी साहब को दिया है, जो आपको दिया है, मुझे दिया है, वो सबको दिया है। ठीक है। वो नहीं है, इट इज़ ए मैटर ऑफ यूटिलाइजेशन कि आप यूटिलाइजेशन कितना करते हैं। और यूटिलाइजेशन इसलिए कम करते हैं कि हमको कोई सिखाता नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं जर्मनी के स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को ट्रेनिंग देने को गया था माइंड पावर की, आज से 15 साल पहले। अच्छा। तो सभी को मैंने पहला सवाल पूछा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। कितने हाथ ऊपर हुए थे? एक भी नहीं। अच्छा। मैंने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया था, 200 डॉक्टर आए थे। सेम क्वेश्चन आंसर, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुए थे। सोच लो, माइंड पावर के बारे में इतनी अज्ञानता है, लोग जानते ही नहीं है। जिनकी जिंदगी मैनहट्टन में गई है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, जो 30-30 साल प्रैक्टिस किया है, उनको भी माइंड पावर पता नहीं था। इतनी सारी इग्नोरेंस है। इसीलिए तो मेरी प्रेरणा का झरना बहुत चली और लोगों ने तारीफ की उसकी। एक एग्जाम्पल दूँ, सऊदी भाई धोड़किया का शायद आपने नाम सुना है। हाँ, अच्छे अभी सीमेश मैदान के साथ उसका इंटरव्यू था, पॉडकास्ट है।
उसके अंदर सौजे भाई ने खुद ने बोला 25 साल से मेरे स्टूडेंट है वो। अच्छा। हाँ, तो 100 करोड़ का उनका बिजनेस था तब मेरे साथ जुड़े थे। आज उसका 15,000 करोड़ का बिजनेस है। और कितना पढ़े लिखे हैं, 4 किताब तक, स्कूल की 4 किताब, बाकी इस कुछ बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है सर। वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि ये सब जितेंद्र अढ़िया की वजह से हुआ। मैंने माइंड पावर उससे वैसे 25 साल पहले सीखा और आज ये 15,000 करोड़ का बिजनेस है वो डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की वजह से, उन्होंने कहा। तो तब तक उनको मालूम ही नहीं था। वो खुद एग्री करते हैं कि मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था, विजुअल मालूम नहीं था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मालूम नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। इनसे सीखा और देखो मैंने रिजल्ट पाया। ये हालत होती है। तो ऐसे सौजे भाई तोड़किया जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको माइंड पावर सीख के हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ हाउ मच माइंड पावर इज़ गिवन टू यू, इट इज़ ए मैटर ऑफ हाउ मच यू कैन यूटिलाइज इट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब मैं ये मान लूँ कि जीवन में आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे मायने नहीं रखता। आपने जैसे ये बताया उनके नीचे ऐसे लोग काम करते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं, जो 4th स्टैंडर्ड पढ़े हुए आदमी के नीचे काम करते हैं। तो मैं ये मान लूँ क्या इसको कि जब आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है तो उसके दिमाग को ना एक रूपरेखा देकर के तैयार कर दिया जाता है, उससे इधर उधर नहीं सोच पाता। और जो कम पढ़ा लिखा होता है उसके दिमाग में बहुत कम बाउंड्री चीज़ें होती नहीं है, बाउंड्री होती नहीं है, ये बिलीफ की बाउंड्री होती है। हाँ, ये थोड़ा सा belief बताइए इसके बारे में, बिलीफ की बाउंड्री के बारे में। मेरी एक और किताब में सोच रहा हूँ, मान्यता की जेल। ये बिलीफ है ना, ये मैं सबसे ज़्यादा ये करता हूँ। मान्यता की जेल। जेल। बड़ा अच्छा सर वो लिखा है, मान्यता की जेल। हाँ, मान्यता की जेल। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जेल है ना, वो मान्यता की जेल है। अच्छा, समझे ना? ठीक है। ये मान्यता की जेल बहुत कम लोग तोड़ पाए। उसमें एक एग्जाम्पल है मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, जिनकी मान्यता थी जिसकी वजह से वो एक लिमिटेड लाइफ जी रहे थे। उन्होंने अपनी मान्यता की जेल तोड़ी। कैसे? सत्य के प्रयोग करके। किस चीज़ के ऊपर प्रयोग किया? अपनी मान्यता के ऊपर। उनकी जो लाइफ स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसने ट्रूथ यानी जो सच है उसने मान्यता को तोड़ के निकाला। तो मोहनदास करमचंद गांधी में से महात्मा गांधी बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जेल तोड़ने से हुआ है। ज़्यादातर लोग ये जेल में बंधे हुए हैं। ये जेल में जाने का डिसीजन भी हमारा है, यानी इसके जज भी हम हैं, इसके अंदर कैदी भी हम हैं, इसके अंदर जेलर भी हम हैं। इससे नहीं निकलना इसकी जिम्मेदारी भी हमने लेके रखी है। तो ये मान्यता की जेल है ना, वो हमें इतनी पकड़ के रखती है, उससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते। ये मान्यता की जेल तोड़ो। मान्यता क्या होती है? कोई भी विचार को हम जब सत्य करके स्वीकार लेते हैं तो हमारी मान्यता बन जाती है कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये ऐसी बहुत सारी मान्यता होती है, हर चीज़ के बारे में होती है। पैसा कमाने के बारे में मेरी बात करूँ, मेरी मान्यता की जेल थी कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने 30 साल नौकरी किया, एमडी डॉक्टर बनने के बाद, इंटेलिजेंट होने के बाद मैंने 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया। वो मेरी मान्यता की जेल टूट ही नहीं रही थी। जब मैं इसमें आया माइंड पावर के ट्रेनिंग में, तब मुझे पता चला ये तोड़नी है। तो मैंने जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने नौकरी छोड़ दी। पहली बात ये है। दूसरी बात, मेरी मान्यता थी, एक ज्योतिष ने डाल दिया था, बोला अढ़िया साहब आपकी उंगली के बीच में इतनी जगह है ना, तो आपके पास पैसा आएंगे मगर नीचे से निकल जाएंगे। अच्छा। यानी कभी बढ़ने वाला नहीं है। और वो मान्यता लेके मैं कितने साल जिया। एज ए एमडी डॉक्टर में बहुत पैसा कमा रहा था। मेरा सऊदी अरेबिया में, मैंने जिस दिन नौकरी छोड़ी, मैं 6 साल सऊदी अरेबिया था, 90 में। हाँ, तब मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, आज से 35 साल पहले। सोचो आज भी 1 लाख रुपया तनख्वाह बड़ी होती है। मैं कितना पैसा कमाया था, मगर यहाँ आया तो मेरे पास ज़्यादा बचत थी नहीं। क्योंकि आप मानते थे कि मान्यता छेद है। निकल गया सब हाँ। है। जब से मैंने मान्यता तोड़ा तो मेरी धन की बढ़ोतरी हुई, ये सब बंद हो गया। अब बढ़ता जा रहा पैसा। ये सब मान्यता होती है। बहुत सारी ऐसी मेरी मान्यताएं थी जो मैंने तोड़ी और नया जितेंद्र अढ़िया बना। पुराना जितेंद्र अढ़िया और अभी में बहुत फ़र्क है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, अपनी मान्यता की जेल को तोड़ो। ये बहुत बड़ी जेल है, पक्की जेल है, उसको निकालना ज़रूरी है और उससे बाहर आते ही नहीं लोग। मैं एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ इससे, आप जस्टिफाई कर पाएंगे इसको कि विदेश और हिंदुस्तान में क्या अंतर है। वहाँ लोग अपने बच्चों को 10+2 के बाद मार्केट में निकाल देते हैं, जाओ कमाओ, मार्केट को समझो, धक्के खाओ, तब तुम तैयार होगे। हमारे यहाँ के व्यक्ति क्या करता है कि तुम यार कम से कम BA तो कर लो, BCom कर लो, BSc कर लो, ताकि ब्याह तो तुम्हारा हो जाए। और वो मान्यता हो जाती है, जो पिछली पीढ़ी भी आती है उसको लगता है यार इतना पढ़ लो, नहीं तो तुम समाज में किसी लायक नहीं रहोगे। तो एक मान्यता तो हमको लगता है ये भी लोगों को बांधती है कि वो हायर एजुकेशन लेने की तरफ जाते हैं, उम्र का एक हिस्सा वो निकाल देते हैं इसमें कि चलो भाई 25-30 साल तक तो एजुकेशन ही ले रहे हो, उसके बाद मार्केट में उतरते हो। तो ये मान्यता कितनी खतरनाक है? नहीं, पहली बात तो मैंने देखा, मैं तो वेस्टर्न कंट्री में बहुत रहा हूँ। मैं 20 बार अमेरिका गया और नियरली हर बार 1.5 महीना एवरेज रहा, यानी 30 महीना मैंने अमेरिका में ज़िंदगी निकाली है एवरी ट्रिप में ऐसा।
तो मैंने देखा है कि अमेरिकन और यूरोपियंस की एक फिलोसॉफी ये रहती है कि ये बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है, हमारे बच्चे को हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, यानी बच्चा घर से दूर चला जाए बाप से, माँ बाप को छोड़ के, तो उनको बहुत दुख होता है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी लूट ली किसी ने। मेरा बेटा अमेरिका में 25 साल से रहता है, मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मुझे छूट गया, मुझसे छूट गया ऐसा। अच्छा, समझा ना। और दूसरा होता है कि वो दुखी होता है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि देखो मेरा बेटा या बेटी दुखी है ऐसा। तो अमेरिकन लोग ऐसा नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं 16 साल तक करने की जिम्मेदारी हमारी है, बाद में उनका नसीब है, उनकी एबिलिटी है, तो उनको छोड़ देते हैं। और मैंने तो ऐसे देखे, मैंने तो कुछ इंडियन ऐसे देखे कि वो भी वो फॉलो करने लगे। अच्छा, बाप के पास करोड़ों रुपया, फिर भी बेटे को बोलता है तू एजुकेशन लोन ले, कि अब तू पाँव पे आ गया है, पग भर बोलते हैं गुजराती में, हो गया है, तो अभी नाउ यू हैव टू डू इट। मैं बोलता है यार तुम्हारे पास इतना पैसा और बेटे को क्यों एजुकेशन लोन लेने को बोलते हैं? नहीं, यहाँ अमेरिकन कल्चर है, यहाँ पे वो एजुकेशन लोन लेके ही पढ़ते हैं ताकि उनकी जिम्मेदारी हो कि वो पढ़े ऐसा। तो ऐसा होता है। तो ये दोनों का फ़र्क है कि हम बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और प्रॉपर्टी समझते हैं। जिस दिन ये दोनों चीज़ समझना बंद कर देंगे ना, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं है, तो पूरा चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि जो बड़े लोग बने हैं ना, जितने भी हिंदुस्तान में भी बड़े लोग बने हैं, उन्होंने अपने बच्चे को साथ ऐसा ही व्यवहार किया। एक बात बताएं सर, माइंड ट्रेनिंग की बात हो रही थी, इसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी चीज़ों पे। क्या कोई व्यक्ति, आजकल हर कोई माइंड ट्रेनिंग की तरफ भाग रहा है कि मैं भी अपनी माइंड ट्रेनिंग करवा के खुद को बूस्ट करवा लूँ, अगर कोई, मैंने तो सबको ट्रेन किया है, लेकिन मार्केट में जितने उसके 90% मेरे से ट्रेन हुए हुए। लेकिन आपका एक सिस्टम था, उसीलिए मैंने सवाल पूछा। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रकृति को समझे बिना, वो अपने नेचर को समझे बिना अपनी माइंड ट्रेनिंग करवाने जाता है, तो क्या ये उसके विपरीत भी जा सकती है, अपोजिट भी जा सकती है, खतरनाक भी हो सकती है? नहीं, खतरनाक तो नहीं हो सकती है, एक तरह से खतरनाक होती है कि उसके भरोसे पे वो ज़िंदगी ये कर देता है और उसको रिजल्ट नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में आता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं, कोशिश करते हैं 10,000 करोड़ कमाना है, विजन बोर्ड बना लेते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर मेरे पास आते हैं, सर आपने बोला वैसा तो मैंने सब कुछ किया, नहीं क्यों रिजल्ट मिला? मगर बहुत सारी चीज़ उनसे छूट जाती है। सबसे पहले तो अपनी बिलीफ को ही चेंज नहीं करते। अगर मेरी बिलीफ है कि मैं धनवान नहीं बन सकता हूँ और मैं 10,000 करोड़ का विजन बोर्ड में लगा भी दिया, विजुलाइज भी किया, तो बिलीफ ही आपको रोक देगी, 10,000 करोड़ तक पहुँचने ही नहीं देगी। तो आधा ज्ञान है, उसको रिजल्ट नहीं देता है, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आता है कि देखो मैंने तो इतना सारा माइंड पावर इस्तेमाल कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। और एक आपके सामने सौजी भाई दौड़े क्या है, जिसने कोई भी बिलीफ थी वो तोड़ दी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐसा भी होता है ना। लेकिन सर, इसमें तो आपने एक चीज़ कहा था ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों की प्रोग्रामिंग करते हैं, तब माइंड प्रोग्रामिंग होती है। नहीं, आजकल तो लोग उसमें मैनिफेस्टेशन सिखा देते हैं कि प्रोग्रामिंग का, माइंड प्रोग्रामिंग मतलब मैनिफेस्टेशन पे चले जाओ, क्योंकि दिमाग की अपनी एक क्षमता तो है जिसको तोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा। वही जो आप कह रहे थे, मान्यताओं की जेल से सबसे पहले तो उन मान्यताओं को तोड़ के ये बताना होगा कि ये जो तुमने सीखा सब बकवास है। यस, अब हम कुछ नया खड़ा करते हैं। yes. अब जैसे सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में ना बहुत सी जादुई बातें, रोमांटिक बातें होती हैं, बहुत सी फैंटेसी है। तो क्या सच में सबकॉन्शियस माइंड कुछ जादुई चीज़ होती है या न्यूरो साइकोलॉजिकल पैटर्न है ये? नहीं, एक्चुअली तो देखिए, रोंडा ब्रांड की एक किताब में मैजिक, जादुई है, उसकी हिंदी में जादुई ट्रांसलेशन हुआ है। यानी जादू क्या होता है कि जो हमने सोचा नहीं था ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है, तो उसको हम जादू समझते हैं। बहुत सारी चीज़ जादू समझते हैं। ऑफकोर्स ये जादू हो सकता है जब आप उसको साइंटिफिकली फॉलो करो, और फॉलो करने से हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न चेंज होते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो बिहाइंड द स्क्रीन वो न्यूरोलॉजिकली साइंस है पूरा का पूरा, मगर हम उसको जानते नहीं हैं, इसलिए हमें ये जादू लगता है, बट इसके पीछे एक पूरा साइंस चलता है। अच्छा, तो इससे रिजल्ट मिलता है डेफिनेटली। तो आप अपने ट्रेनिंग में प्रॉपर कोर्स करवाते हैं? जिसे बहुत से लोग देख रहे होंगे, अब उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और अक्सर मेरा जो दर्शक है वो इस तरह का दर्शक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो बड़े सीरियस लोग हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझको समझ में आता है। अब कुछ लोग आपसे सीखना चाहें, तो क्या आप अब भी सिखाते हैं? आपका कोई प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन है जो चलता नहीं, है? अभी तो मैंने थोड़ा सा काम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक आइडिया किया। मेरा जितना भी ज्ञान था मैंने ऑनलाइन मेरे प्लेटफॉर्म पे रख दिया, जो गुनी गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तो माइंड पावर की ट्रेनिंग नियरली रख दी। अच्छा। अब मैं कुछ खास सिलेक्टेड लोगों को पर्सनली मेंटरिंग के लिए बुलाता हूँ। हाँ, तो साल में 5-6 लोग होते हैं जिनको मैं पर्सनली मेंटरिंग करता हूँ, 1 साल तक एक एक चीज़ को फॉलो करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, सिखाता हूँ, फॉलो करता हूँ, सिखाता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो बहुत सिलेक्टेड लोग जिनकी हंगर बहुत ज़्यादा है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उनका सिर्फ मैं पर्सनल मेंटरिंग करता हूँ। जो पहले करता था वो सब छोड़ दिया, सब ऑटो पायलट पे कर दिया।
ऐसे ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम भी मैं 20-25 की बैच में करता था, वो भी बंद कर दिया। ये ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम भी मैं सिर्फ 1-to-1 ही करता हूँ अभी। तो अभी मैंने ये शुरू कर दिया ताकि मुझे फ्रीडम मिले इसके लिए। ऐसा जहाँ लोग अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, सबको रुपया चाहिए, वहाँ आप अपने शटर डाउन कर दे, मतलब आपको रुपए की जरूरत नहीं है, उसकी नहीं, मैंने प्राथमिकता बदल गई। पहली बात तो ये है कि मेरे पास इतना पैसा है अभी हाँ, कि मैं 100 साल तक जीऊँगा तो भी मैं यही लग्जरी के साथ बिना कमाए जी सकता हूँ। अच्छा। इतना मेरे पास पैसा है, इतनी लग्जरी का, इतनी फॉरेन ट्रिप, इतना सब कुछ हो सकता है। तो पैसा अब मेरे लिए मोटिवेशन नहीं रहा। अच्छा काम करना, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना, वही मेरा ये रहा है। सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों के साथ मैं बैठता हूँ तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारी चीज़ें बिक जाएं, एक और आप और एक- सामने से मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे। एक एग्जांपल देता हूँ। एक रणजीत पाटिल करके महाराष्ट्र का मेरा एक स्टूडेंट है, अभी अहमदाबाद में मुझे मिलने को आया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया। सर ये प्रोजेक्ट कैसा है? मैं बोला बहुत अच्छा है, पैसा कमाने का ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट था। बोले सर आप हमारे साथ जुड़ोगे? मैं बोला नहीं। बोले सर आप बोले अच्छा है और नहीं जुड़ोगे क्यों? मैं बोला मुझे पैसा नहीं कमाना है। एकदम शौक है गए। बोले पहले गुजराती को मिला जो बोलता है मुझे पैसा नहीं कमाना है। हाँ। तो बोले क्यों नहीं कमाना है? मैं बोला मेरे पास ही ना पैसा है, मुझे नहीं कमाना है। मैं वही तो बोला मैंने भी उसको, तो इसीलिए कहा। वो सो सरप्राइज ऐसा। तो अभी भी बोलता है मैं पूरी दुनिया को बोलूँगा एक गुजराती को मिला जो बोलता है मुझे पैसा नहीं कमाना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मुकेश अंबानी जितने पैसे है, मगर मुझे ज़रूरत है उतना पैसा मेरे पास है। तो मैं पैसे के लिए कोई नया स्ट्रेस क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। उनकी कंपनी में मैं जुड़ता था तो मुझे बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता था, स्ट्रेस क्रिएट होता था जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए मैंने उसको ना बोला। तो कहने का मतलब ये था। अभी इंट्रो में, हाँ कुछ कह रहे थे आप? एक और भी चीज़ है, जी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान में कल्चर क्या है कि घर में एक बेटा होना चाहिए। हाँ। बेटा नहीं हुआ तो पेरेंट दुखी हो जाते हैं। हाँ। मगर रियलिटी क्या है, लोग शादी नहीं करते तो बेटे का तो सवाल ही नहीं। शादी करते हैं तो डाइवर्स हो जाता है तो भी बेटा नहीं होता। शादी किया, बच्चा पैदा किया तो लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते। मान लो लड़का हो गया तो एक आधा होता है आजकल, और वो भी फॉरेन चला जाता है पढ़ने के बहाने और वहाँ रह जाता है। मेरे केस में ऐसा हुआ है। मेरा एक ही बेटा है, वो फॉरेन पढ़ने के लिए अमेरिका गया, वहीं रुक गया। तो मेरे तो कुछ काम का नहीं रहा। ठीक है। तो लड़कों के पीछे इतना भगवान से मन्नत करते, आशा के साथ बड़ा करते, पढ़ाई में इतना खर्चा करते। मेरे बेटे को मैंने 12th के बाद अमेरिका की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है, सोचो। तो ज़्यादातर होप करते हैं ना कि बेटा बड़ा होके हमें हेल्प करेगा। आज भी मेरे बेटे को मैं फ़ोन करके पूछता हूँ तुझे पैसा चाहिए, मैं भेजता हूँ, जबकि वो अमेरिका में कमा रहा है। ऐसे बाप बहुत कम रहेंगे जो बाप बेटे को पूछता है पैसा चाहिए करके। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसा, और अच्छा ऐसा भी होता है कि बेटा है, सक्षम है, फिर भी बाप को घर से निकाल देता है। रेमंड का एग्जाम्पल है। तो बेटे के पीछे इतना क्रेज रखने की क्या ज़रूरत है जो अनरिलायबल हो गया है आजकल के ज़माने में। तो मैं एक नया कंसेप्ट लाया हूँ, वर्चुअल बेटा पैदा करिए। अच्छा बेटा किस लिए हम रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी लकड़ी बनेगा, हमें हेल्प करेगा। अब मेरा बेटा मुझे क्या हेल्प करेगा? मुझे उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो तो अमेरिका में रहेगा। ठीक है। तो वर्चुअल बेटा यानी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपका रियल बेटा आपको घर से निकाल सकता है, आपका वर्चुअल बेटा आपको नहीं निकाल सकता है। वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो लाइफ लॉन्ग आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे दो बेटे, एक एक्चुअल बेटा जो अमेरिका में रहता है, एक वर्चुअल बेटा जो मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के रखा है। हर महीने मेरी बैंक में आता ही रहता है। अमेरिका से मुझे कुछ पैसा नहीं आता है, मुझे मेरा वर्चुअल बेटा ही भेजता रहता है बैंक बैलेंस में, जिससे मैं मज़े से रहता हूँ। तो मैं सबको कहता हूँ कि एक रिलायबल बेटा पैदा करिए, जिसको मैं वर्चुअल बेटा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एनीवे मेरी 130 किताब है, उसमें से 5 किताब मैंने धन के ऊपर लिखी है। 5 किताब। मेडिकल डॉक्टर धन के ऊपर लिखता है, ऐसा भी होता है। अब तो मुझे लग रहा है कि बोल दूं बीच में कि दर्शकों बोल दो कि 7 डेज सीरीज चाहिए, ताकि सर को मैं दिखा के कमेंट ना बता पाऊँ कि ये 7 डेज सीरीज लेकर के आना है। सर एक बात बताओ, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी खुशी, आपके चेहरे, आपकी स्किन और आपकी बातों को देख के लग रहा है कि कभी आपको स्ट्रेस नहीं आता होगा। तो क्या सीख लिया मैंने, सीख लिया। आता था एक ज़माने में, अभी नहीं आता है। हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या स्ट्रेस आता ही नहीं है या उसको आपने रूट करना सीख लिया? नहीं, सीख लिया उसको। एक सिंपल एग्जांपल दो। आज से 1 साल पहले मेरे घर में आधी रात को आग लगी थी। ठीक है। 12 बजे किचन से शुरू हुई, घर जलने लगा, एकदम हम उठ गए। तो मेरी वाइफ एकदम पागल सी हो गई, क्या होगा? पुलिस को बुलाओ, वो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। हम 3 लोग थे घर में। पानी की बाल्टी बाथरूम में से भर भर के छांटने लगे, पड़ोसी को उठाया, छांटने लगे। 15 मिनट में आग बुझ गई। फिर मेन स्विच बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ था। खिड़की दरवाजे खोल दिए और मैं बोला सो जा, तो वो रात भर नहीं सोई और मैं 10 मिनट में सो गया।
मेरे घर में इतनी बड़ी आग लगी है, नहीं फायर ब्रिगेड को बुलाया, कुछ नहीं किया, सो गया। बोले तुम्हें इन कैसे आती है? मतलब मुझे तो कुछ नहीं, मेरे पास पैसा है, कल फ़ोन करूंगा, सब लोग आ जाएंगे, रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा, मेरे सब इलेक्ट्रिशियन ये सब मेरे फ़ोन लिस्ट में रहते हैं, सबको बुलाया, 8 दिन में नया किचन बन गया। कोई स्ट्रेस आया ही नहीं। 1-2 लाख का खर्चा हो गया, कर दिया मैंने, अब नया किचन बन गया। ऐसी सिचुएशन में भी मुझे स्ट्रेस नहीं आया, लोगों को ऐसा आता है, समझे ना। अच्छा, क्या बात है ना, मतलब आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि ब्रेन कितना ताकतवर होता है। जो सुसाइड करने जाते होंगे वो कितने कमज़ोर लोग होते होंगे, और जो आपकी तरफ 65 साल में पायलट का लाइसेंस लेते हैं वो कितने। ये गेम तो दिमाग का ही है। दिमाग का ही, और क्या है। वो सीसीडी वाले सीसीडी के ही मालिक तो थे जो कूद गए थे। हाँ, सिद्धार्थ सीसीडी के मालिक जो हाँ, जिसने 1500 करोड़ की सुसाइड बात किया, आप उन्हीं की बात कर रहे थे 1500 ना? करोड़ थे उनके पास। तो वो भी एक दिमागी था, सब कुछ बनाने के बाद चला गया। अच्छा, कुछ ऐसा बताएं सर कि बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, वो कुछ पिछली बातें जो आपने किया है ना, बहुत से लोग उस कंडीशन से गुजर भी रहे होंगे कि अगर कोई इंस्टेंट अपने विचार को बदलना चाहता है, या कोई विचार ऐसा है जो उसको बहुत पैनिक कर रहा है या दूसरी तरफ लेके जा रहा है, या सुसाइडल थॉट्स पे लेके, या किसी भी चीज़ पे लेकर के जा रहा है, तो क्या कुछ 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर ले तो तुरंत थोड़ी रिलीफ मिल जाए या डाइवर्ट हो सकता है वो? हाँ, पहली बात तो है कि सुसाइडल थॉट सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट को ही आता है और किसी को नहीं आता है। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मेरी किताब भी है डिप्रेशन के ऊपर, और मैंने जब मेडिकल डॉक्टर का काम कर रहा था तब बम्बई की नानावटी हॉस्पिटल में मैंने साइकेट्री डिपार्टमेंट में काम भी 1 साल किया है। तो डिप्रेशन के पेशेंट ही जनरली सुसाइड के थॉट लाते हैं, और उसको जल्दी से ठीक करना है तो उसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ही इमीडिएटली रिजल्ट दे सकते हैं। ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग कुछ उसमें काम नहीं आता है। अच्छा, समझे ना। 3 टाइप के डिप्रेशन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। हल्के प्रकार का जो डिप्रेशन होता है, जो हमारे जैसे मोटिवेशनल ट्रेनर से और माइंड प्रोग्रामिंग से अच्छा हो सकता है। मॉडरेट में थोड़ी दवाई और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होती है। और सीवियर डिप्रेशन जिसमें सुसाइड के थॉट आते हैं, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ दवाई और करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक, ये जल्दी से उसको ठीक लेते। 1 दिन में रिजल्ट मिलता है उसमें। मैं जब नानावटी हॉस्पिटल में था तब मैंने बहुत लोगों को शॉट देता था। मैं डेली हमारा रूटीन होता था, 20-25 पेशेंट हुआ करते थे, आते थे, उसको एनेस्थीसिया देते थे, मैं शॉट देता था, घर जाते थे थोड़ी देर में, ऐसा होता था। और ड्रास्टिक रिजल्ट मिलता है। आज आपको सुसाइड का बहुत थॉट आ रहा है, आपको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं मुझे तो मर जाना है। 1 दिन उसको ये ट्रीटमेंट करो, दूसरे दिन से ठंडा हो जाएगा, 5 दिन में तो उसके विचार ही बदल जाएंगे। तो बेसिकली सुसाइडल थॉट का माइंड पावर से इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें तो सिर्फ आपको वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेनी पड़ती है जो साइकेट्रिस्ट लोग देते हैं, ये करना पड़ता है। लोग ये गुमराह रहते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं तो मेरे पास लेके आते हैं। मेरे पास, मैं काउंसलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी एक आया था, बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आते थे, मैं सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया। मैं बोला उसके पास जाओ, वो जब बोलेगा तब मेरे पास आओ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और ये इलेक्ट्रिकल शॉट, ये देने के बाद जब कंट्रोल हो जाएगा ना, फिर वो मेरी बात सुनेगा, नहीं तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं वो। अच्छा, ये भी बहुत ईमानदारी है सर। आपकी जगह कोई दूसरा बहुत होता, सारे पेशेंट को मैं साइकेट्रिस्ट के पास भेजा है, खास करके डिप्रेशन वालों को। हाँ, कोई दूसरा होता तो वो कहता चलो हम इलाज कर रहे हैं, वो प्रयोग ही करता रहता। लेकिन सच में ये मतलब मैं इसके लिए आपकी बीइंग ए तारीफ मेडिकल कर रहा हूँ। डॉक्टर, मुझे मालूम है मेरे से ठीक नहीं होगा तो मेरे पे ब्लेम आएगा ना। मान लो मैं उसका काउंसलिंग चालू रखूँ और उसने सुसाइड कर लिया, तो दुनिया को बोलेंगे ना, अड़िया साहब की ट्रीटमेंट चल रही तो इसने तो सुसाइड कर लिया। इस ईमानदारी के लिए तो लोग भी तारीफ करेंगे आपकी सर। बहुत लोगों को मैं भेजता हूँ। कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं बार बार ना, हर सवाल के बीच में किताबों की बात आ रही है। मैं आपसे कहूँ कि आपकी अपनी और दूसरी, अगर हर आदमी को आपको रिकमेंड करना हो कि जीवन में 5 ये किताबें तो पढ़ ही लेनी चाहिए लोगों को, जो कोर्स से अलग हों, जो लाइफ में फिलॉसफी डेवलप करती हैं या जीवन जीने का एक तरीका सिखाती हैं, तो वो 5 किताबें कौन सी होंगी? उसमें 5 मेरी बोल दो, 5 फॉरेन वालों की बोल दो। हाँ, तो मैं सर तो बोल फॉरेन दो। की किताबें पढ़ता हूँ, इंडियन किताब तो मैं मोटिवेशन के बारे में कोई नहीं पढ़ता हूँ। मेरी सबसे फेमस है प्रेरणा का झरना, जो 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है। गुजराती में रिकॉर्ड है कि 15 लाख किताब बिकी है मेरी गुजराती भाषा में। दूसरी मेरी मन और जीवन करके है। अच्छा। तीसरी मेरी विजुलाइजेशन है। चौथी है मेरी विजुलाइन किताब, एक संजय जैन करके आदमी है दिल्ली के, जिसने मेरी 5 लाख किताब खरीदी। पिछली बार बताया था आपने। हाँ, बताया था। हाँ। ठीक है। मेरी प्रेरणा का झरना DVD उसने 5 लाख खरीदी है। फिर मेरी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर किताब है, ठीक है। कि ये सीखो जिंदगी जीतो। ठीक है। ये हो गई मेरी 5 किताब। दुनिया की अच्छी किताबें पढ़नी है तो उसके अंदर मेरी सबसे फेवरेट किताब है, वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है। दूसरी मेरी फेवरेट किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ठीक है। तीसरी है
यू इसकी जो डिस्पेंजा की अच्छा। बोल गए, यू कैन बी सुपर नेचुरल, यू कैन बी सुपर नेचुरल। जो डिस्पेंजा इज़ वन ऑफ माई हीरो, जिसको मैं कभी अटेंड करना चाहता हूँ। उसकी बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी है। क्या एज होगी उनकी? है जी, जो डिस्पेंजा की क्या एज होगी? मेरे एज के ही हो शायद। अच्छा, ठीक है। अमेरिका में प्रोग्राम होता है, मैंने अभी एक बुकिंग मांगा था मेक्सिको में, कैंकुन करके जगह है वहाँ पे, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, ऑलरेडी फुल हो चुका था। वही टाइम मुझे सूटेबल था। अभी ये समर में मैं देखूंगा, अमेरिका जाऊंगा तो वो टाइम पे मैं देख लूँगा, कोऑर्डिनेट कर लूँगा, तो मैं अटेंड करके आऊँगा। आप 2 किताबों का नाम बता दें, फिर एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, दीपक चोपड़ा की, वो एक बहुत अच्छी किताब है। और मिलियनर ब्लूप्रिंट, टी हार्वेकर की बहुत अच्छी किताब है। तो आप 76 साल की उम्र में भी सीखते हैं? अभी अभी भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं? बहुत ट्रेनिंग लेता हूँ मैं, बहुत किताबें भी पढ़ता रहता हूँ कंटिन्यूसली। अभी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड है, इसलिए। हाँ। मेरे पास एक और किताब है स्वामी रामा की, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स। ये सभी इसके ऊपर ही है, मेडिटेशन और चमत्कार, और ये इसी के ऊपर है। तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ता ही रहता हूँ। मेरे हर बार मेरे बैग में किताब रहती है ऑलवेज। सर एक बात बताएं, ये सब बातों को सुन करके एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, क्या वो इमोशनली हील्ड होते हैं, हील्ड ड्रिवन होते हैं, या कोई अनसॉल्व पेन लेकर के चल रहे होते हैं, इसलिए वो इतने सफल हो जाते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि सफलता के लिए ना जीवन में एक स्ट्रांग रीजन का होना होता है। तो मुझे 2 चीज़ें दिखती हैं, या तो आपकी तरह कोई बिल्कुल क्लियर कट हो, मतलब एकदम उसका सब कुछ वो इमोशनली हील्ड हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो वो वहाँ पहुँच गया, या जीवन में कोई एक ऐसा पेन हो जो उसको भगा रहा हो तो कहीं पहुँच ये भी जाए। हो सकता है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से? देखिए, टोनी रॉबिन्स बहुत बार कहता है अपने उसमें कि हमारे काम करने का मोटिवेशन 2 चीज़ों से आता है। एक दुख को दूर रखने से के वजह से, और यह कुछ पाने के लिए, ये दोनों होता है। मेरा पहला मोटिवेशन दुख को दूर रखने का था। मैं पत्रे के घर में बड़ा हुआ हूँ। एक पत्रे के रूम में हम 9 लोग रहते थे, 4 बहनें, 2 भाई, मेरे पेरेंट्स और मेरी ग्रैंड माँ। एक ही कमरे, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब उसी के अंदर थे। उसमें मैं शादी करके वो घर में गया हूँ, उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ। सोच लो, मैं MBBS हुआ तब तक हम वहीं रहते थे, मेरा छोटा भाई IAS हुआ तब तक हम वहीं रहते थे। तो वहाँ मेरा था। तो मैंने अभाव में बहुत जीवन देखा है। हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं था, पंखो भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, कुछ नहीं था। और चूल्हे पे रसोई होती थी हमारी, गैस भी नहीं आया था, तब की बात है। तो वो वहाँ पे, तो तब से मुझे था यार, मुझे बड़ा आदमी बन जाना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। तो मेरे लिए वो गरीबी से दूर होने का मुझे मोटिवेशन था। तो वो मोटिवेशन यहाँ तक लेके आया कि मैं अभी 6 बेडरूम के घर में रहता हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, दुनिया घूमता रहता हूँ। ये मेरा मोटिवेशन था यहाँ तक पहुँचने का। और वो सब कुछ मिल चुका जो मेरा ये हो गया। मतलब मुझे इमोशनल पेन कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, या शायद मैंने हील कर दिया है। अब मेरा मोटिवेशन है कंट्रीब्यूशन करने का। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम ए ट्रांजिशन पर्सन। ट्रांजिशन पर्सन यानी क्या? युग पुरुष, जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी ऐसा इंसान जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला के दे। महात्मा गांधी इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन, ओशो इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन, स्वामी विवेकानंद इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन, अभी सदगुरु है ट्रांजिशन पर्सन, श्री रविशंकर इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन, इवन मोदी साहब इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन, रामदेव बाबा इज़ ए ट्रांजिशन पर्सन। तो जिन्होंने लाखों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया है। तो अब मुझे वो पैसा, गाड़ी, बंगला, इतना मोटिवेशन नहीं है। ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब मेरा यही मोटिवेशन है, मैं कैसे करोड़ों लोगों का जीवन को बदलूँ। और इसलिए मैं ऐसा व्हीकल ढूंढा है, एक एजलेस बॉडी वाला और एक पतंजलि योग सूत्र वाला, कि जो जीवन लोगों का बदल सकता है। जो रास्ते पे कोई चले नहीं है, दोनों रास्ते ऐसे जिसमें किसी ने काम नहीं किया, मैं कर रहा हूँ ऐसा। सर मैं एक बात बताऊं, जो मुझे फील होता है, आप इसको डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि सवाल मेरे सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप उन चीज़ों को डिकोड करें। जैसे मैं गांव से आता हूं और बहुत लंबा संघर्ष रहा है, फिर टीवी में आया, अखबार में आया, टीवी में आया, उसके पहले ही बहुत कुछ किया, कभी सब्जी का काम, कभी एक्सपोर्ट का काम, फिर टीवी में गया तो बहुत टॉप पे गया, नौकरी छोड़ दी, फिर अपनी कंपनी बनाई जहाँ पे 20-25 लोग हैं उसमें, फिर उससे हट करके दूसरी तरफ गया। इसकी वजह ये रही कि हर उम्र पे एक बदलाव अंदर से होता है जिसको मैं पकड़ पाता रहा। तो क्या सच में, या ये मेरा इल्यूजन है, आपने अपने जीवन में जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो क्या सच में हमारा जो मन और शरीर अगर वो अलाइन हो तो आपको सिग्नल देता है और जीवन की यात्रा में वो बदलाव करने के लिए कहता है? अगर आपने पकड़ लिया तो संतोष के साथ चलेंगे, और नहीं पकड़ा तो आप फ्रस्ट्रेशन में डूब जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सब
सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक बार गोल दे दिया, गोल देने का तरीका यानी प्रोग्रामिंग कर दिया। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऐसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है 5। एक होती है इंटेंशन। आपने एक बार इंटेंशन क्रिएट किया तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाता है। दूसरी होती है आइडेंटिफिकेशन यानी रोल मॉडल थियरी। आपने एक रोल मॉडल पसंद किया, मुझे इसके जैसा बनना है। जैसे एक ज़माने में मेरा रोल मॉडल थे, प्रोफेशनल रोल मॉडल टोनी रॉबिन्स। तो सबकॉन्शियस माइंड वो हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा है अफर्मेशन, पांचवा है फीलिंग। 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपने एक बार ये प्रोग्रामिंग कर दिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है और ये टाइप का बनना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइडेंस देता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जीपीएस है। जैसे हम फ़ोन में जीपीएस यूज़ करते हैं वैसा ही है। जीपीएस में हम क्या डालते हैं, कहाँ पहुँचना है, इतना ही डालते हैं ना, बाकी सब रास्ता वही दिखाता है ना, सही रास्ता बताता है, ट्रैफिक वाला, बिना ट्रैफिक वाला। सबकॉन्शियस माइंड भी एक जीपीएस का काम करता है। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया होगा कि मुझे ये करना है, कभी अनजाने में भी डाल दिया होगा। तो आजकल वो काम कर रहा है जीपीएस के जरिए, वो आपको इंट्यूशन के जरिए गाइड कर रहा है, ये कर, ये छोड़ दे, इसके साथ काम कर, इसके साथ नहीं कर, ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है। बिल्कुल सही कहा सर, ऐसा मैंने किया है। होता है ना आपके साथ? जी 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 जी। और खास करके इंट्यूशन मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम में होता है तब ज़्यादा आता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे विचार कंसंट्रेशन वहीं होता है सर सबसे ज़्यादा। हाँ। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये वास्तु वाले बाथरूम को क्यों तोड़वा देते हैं, क्योंकि मुझे जो वॉशरूम में जितने ज़्यादा अच्छे विचार आते हैं वो मुझे कहीं भी नहीं आए। वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मेरे लिए तो ये डाउट क्रिएट करता है। सर आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब मैं पत्रकारिता पढ़ रहा था ना, तभी ये था कि मैं फिल्में बनाऊंगा, एड फिल्में बनाऊंगा, बॉलीवुड में काम करूंगा, पॉलिटिशियन के साथ रहूंगा, मैं अपनी एनजीओ बनाऊंगा, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। ये बहुत पहले 2008 की बात है, 7 की बात है। और उसके बाद जो चीज़ें की थी और छूट गई वैसे ही। लेकिन इनडायरेक्टली वो सब कुछ मैंने हम बॉलीवुड गए, आज भी फिल्मों पे हम काम करते हैं, ऐड फिल्में बना के लोगों को देते हैं, प्रोडक्शन हाउस के तौर पे काम करते हैं। मैंने किताब लिखी 2014 में, मेरी पहली किताब भी पब्लिश हो गई, 3 किताबें लिख के रखी हुई। मतलब वो सारी चीज़ जो सोचा था, कभी केवल सोचा था, सब कुछ हमें करवा के रहता है, वो तो सब कुछ करवा के रहता है। तो ये सब लोग कर सकते हैं? हाँ, अगर सही रीज़न जाना। मुझे एक बार फॉरेन जाना था, मैं 50 बार जाके आया, सोचो। एक बार जाना था, मल्टीपल टाइम। ये सब कुछ होता है सर। आप तो प्रयोगशाला है हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए तो आप एक यूनिवर्सिटी की तरह हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट मैं दिल से कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं खुद भी सीख रहा हूँ बातचीत के जरिए, दूसरे लोग भी सीख पाएँ। एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, आपने इतनी चीज़ें बताई हैं जितना लोग लाखों रुपए का मतलब फीस लेके कोर्स में बताते हैं, वो सब तो आपने ऐसे ही रिवील कर दिया। सर मन को मजबूत बनाना जरूरी होता है या मन के पार जाना? मन तो मजबूत ही होता है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना सीखना है बस। मजबूत मन तो सबका मजबूत है। और मजबूत और ये नहीं है ना, देखो मैंने बताया 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। मजबूत और नहीं मजबूत ये विल पावर का सवाल होता है। अच्छा। कोई कहते हैं ना मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग है, एंड विल पावर इज अ पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, जबकि कॉन्शियस माइंड 10% ऑफ द टोटल माइंड पावर है। तो विल पावर इज मे बी 1% ऑफ द टोटल माइंड पावर। तो ये विल पावर जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको मन मजबूत कहते हैं, विल पावर जिसका वीक है उसको मन ये निर्बल कहते हैं, वही है। तो विल पावर बढ़ा सकते हैं आप प्रैक्टिस से। विल पावर क्या है, एक छोटा छोटा डिसीजन लो, उसका रिजल्ट मिलेगा तो हमारा विल पावर बढ़ेगा। हाँ ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। फिर बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए और एक्शन लेने के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। तो मन की शक्ति बढ़ाना यानी विल पावर बढ़ाना होता है, जो 1% ऑफ द टोटल माइंड पावर है। रियल माइंड पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जैसे मैंने अब इसी से एक चीज़ याद आई, सवाल थोड़ा हल्का है लेकिन पूछ लेता हूँ मैं। बहुत से लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो ये कहते हैं कि यार हम छोड़ना चाहते हैं, हमको पता है इससे मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, और वहाँ उनका विल पावर कमज़ोर होता है। अगर ऐसे लोग सच में ईमानदारी से, कुछ लोग हैं सर जो सच में ईमानदारी से इन चीज़ों को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो वो विल पावर को कैसे मजबूत करें? उसमें विल पावर नहीं, NLP की टेक्निक है, छूट जाता है। अच्छा, विल पावर से नहीं छूटेगा, क्योंकि वो इनग्रेंड हो जाता है, एडिक्शन के लेवल पे चले जाते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, वहाँ विल पावर काम नहीं आता है। अच्छा। मेरा एक दोस्त बोलता है सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने 10 बार छोड़ी है। हाँ। अच्छा, 10 बार छोड़ी है, मतलब अभी भी उसके साथ चल रही है। वही तो बोल रहा हूँ। तो वहाँ कस्में टूट जाती है, क्योंकि वो फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, ये सब एडिक्शन हो जाता है। मगर NLP के टेक्निक से ये हैबिट छूट जाती है बेसिकली। एक समस्या देख रहा हूँ सर मार्केट में, बहुत से लोग आ गए, बहुत सी बातें होने लगी,
जैसे किसी ज़माने में पत्रकार बड़ा उसका वजूद माना जाता था, आज लोग पत्रकारों से नफरत करते हैं। किसी ज़माने में मोटिवेशन की बड़ी दुकान हुआ करती थी, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक एडिक्शन बन गया है और लोगों को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, दिशा तो मिल नहीं रही है, वो उनको सिर्फ बूस्टअप दे रहा है। उसके बाद क्या? उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो मोटिवेशन को मजाक के लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये मेंटल वायग्रा है। मतलब एनर्जी बूस्ट करेगा। ये कर दो, ये कर दो। और मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहे ना तो मुझे बुरा लगता है। और ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि डॉक्टर अडिया इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर। बोलता है यार मैं दूसरे के मोटिवेशन के लिए जाता हूँ और तुम मुझे क्यों बना रहे हो? आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए लाइफ कोच। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को ये कहता है कुछ कर डालो, ये कर डालो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, बस इतना करके छोड़ देते हैं। हाँ, उसके और बाद मोटिवेशन का डोज 7 डेज चलता है, बाद में हवा निकल जाती है, सब वहीं के वहीं रहते हैं, हाँ, है ना। मगर हमारा ट्रेनर का काम क्या रहता है कि क्या करना है वो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, हाथ पकड़ के तुम ये करो, ये करो, ये रास्ता करो। दिखाते हैं। तो बेसिकली मैं कभी भी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता हूँ, जो लोग मुझे मानते हैं। और मैं मजाक में ये कहता हूँ, यार मैं दूसरे के लिए पास जाता हूँ मोटिवेशन के लिए और तुम मुझे क्यों बना रहे हो मोटिवेशनल स्पीकर? आई एम नॉट ए मोटिवेशनल। बुरा नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर होना। दूसरी बात है कि मोटिवेशनल स्पीकर एक लिमिट से ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। हाँ, और हम तो दिनों तक बोल सकते हैं और सिखा सकते हैं। हमारा 7 डेज का कैंप भी रहा। मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम 15-15 दिन का हुआ करता था, जो वाईएसआर ने किया है। योगेंद्र सिंह राठौड़ को जानते हैं, उसने मेरा 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, फुल डेट 15 डेज। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम लंबा चल सकता है। मोटिवेशन का डोज तो आधा 1 घंटा 2 घंटा ही होता है, बाकी नहीं होता है ऐसा। बात तो सही, क्योंकि मोटिवेशन का ना कुछ अच्छे शब्द होते हैं जो वही सही कह रहे हैं, वो एक व्यग्रा ही होती है जो आपको बूस्ट तो कर देगी, लेकिन उसका कुछ सिरा नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होगी उसमें। डायरेक्शन नहीं होगी, वो डायरेक्शन लेस होगी। जब तो गुब्बारे में हवा है, वो हवा उसका वो पचक जाती है। 7 दिन में निकल जाती है हवा, वो सब कुछ। एक दूसरी बात है, हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ 2 टाइप का मोटिवेशन होता है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहर से आता है, जो स्पीकर से सुन के आता है। एक इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, हाँ उसकी रहती है। तो मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, उसको मैं इंस्पिरेशन मानूंगा सर, वो खुद जनरेट हो रही है। हाँ जनरेट हो रही है अंदर से। और वो कहाँ से होती है? जब आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा ना, उसमें से आती है। जैसे पर्पस ऑफ लाइफ पता चला होती है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे साउथ अफ्रीका में। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, जो घटना ने उसको महात्मा गांधी बना दिया। वो घटना दुनिया को सबको मालूम है, वो ट्रेन से फेंक दिया गया था। वो टाइम पे उनको पर्पस ऑफ लाइफ पता चला और उसने वहीं पे डिसीजन लिया कि जिस तरह से तुम मुझे ट्रेन से फेंक रहे हो, उसी तरह से मैं तुम्हारी सरकार को हिंदुस्तान से फेंक दूंगा। वो लेकर यहाँ आए, बाद में उसको कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसने इसके अंदर ऐसा जुनून पैदा हुआ जो उसने लोगों में ट्रांसफ़र किया और इतिहास बन गया। समझे ना। मेरा भी ऐसा है, मेरी एकदम ऑर्डिनरी लाइफ थी। मेरा बचपन देखोगे ना, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में सबसे 3rd क्लास स्कूल का 3rd क्लास विद्यार्थी था राजकोट में, गुजराती मीडियम में। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा कोई एम ही नहीं था, बिल्कुल एमलेस मेरी ज़िंदगी थी। मगर 10th के बाद मेरा इंटरनल मोटिवेशन चालू हुआ तो आज तक बंद नहीं हुआ है। बड़ा आदमी बनने का, धनवान बनने का, फेमस बनने का, और सब कुछ मेरे जीवन में है। आज मोदी साहब सिर्फ मुझे नाम से और काम से नहीं, मेरा गोल भी जानते हैं और अच्छा। लोगों को पता है कि डॉक्टर अडिया का गोल ये है। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेरे बारे में इतना जानते हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ? ईश्वर ने इतना सब कुछ नवाजा है ना आपको। जी, नहीं, कहने का मतलब ये है कि मेरा इंटरनल मोटिवेशन चालू है, इसलिए मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ बेचारे ऐसे रहते हैं जिनका अंदर का कोई मोटिवेशन होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से बाहर सुनना पड़ता है। और इसका भी एक कारण है कि उनका पेरेंटिंग ऐसा हुआ है, नर्चरिंग ऐसा हुआ है, परवरिश ऐसी हुई है कि पेरेंट ने उसको कभी इनकरेज किया ही नहीं। तेरे में अक्ल नहीं है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा ही बोल बोल कर उनको बड़ा किया। तो बेचारा मुरझाया हुआ रहता है। फिर बड़ा होकर उनके सपने तो बड़े होते हैं, मगर कैसे पूरा करना पता नहीं रहता है। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुने जाता है, जो उनका अंदर का वो जगह देता है मोटिवेशनल स्पीकर। फिर वहाँ से वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाता है, सर मुझे कुछ बनना है, अब बताओ मैं क्या बनूँ। समझे ना, क्या कुछ बनना चाहिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर सिखा के आता है, इंजेक्शन मार के भेजता है हमारे पास। फिर हम उसको सेटल करते हैं, फिर कुछ सिखाते हैं जो अच्छा आदमी बनने के लिए सीखना होता है। तो उद्देश्य और बिना रास्ते को तो नहीं हो सकता। एक आपकी बात पूरी हो गई थी सर। यस।
एक चीज़ ये थी सर कि एक काउंसलिंग कर रहा था पिछले दिनों, एक केस आ गया था मेरे पास। मेरे मित्र हैं, वो कभी कभी ऐसे भेज देते हैं कि यार जा देख लेने। तो मैं जब उससे बात कर रहा तो मुझे एक समस्या नज़र आई। आजकल मार्केट में पॉजिटिव थिंकिंग चलता है। वो इतना पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के पॉजिटिव हो गया था कि वही उसके लिए टॉक्सिक हो गई थी। तो क्या ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी आपको अगर उद्देश्य विहीन है तो वो टॉक्सिक बन जाए आपकी लाइफ में? ऐसे मैंने केस देखे नहीं है, मगर मैं सोच के बता मतलब हर चीज़ में वो पॉजिटिव है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में। वही तो अब वो उसी की वजह से परेशान हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, कमा नहीं रहे हैं, हाँ। और फिर भी आप बोले कि सब कुछ अच्छा है, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। इसको पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं तो गलत है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं कुछ नहीं भी करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सुदामा रहूँगा तो भी चलेगा। वो कृष्ण बनने का कभी सोचेगा ही नहीं। तो वो तो उसको नुकसान ही कर रहा है ना, कि वो वहीं के वहीं अटका हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग की बात करके। तो ये क्या हो सकता है। लोगों को हाई एम्बिशन रखना चाहिए ज़िंदगी में? यस, हाई एम्बिशन रखना चाहिए, मगर उसके साथ जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो स्ट्रेस को कंट्रोल करना पहले सीखो। हाई एम्बिशन इतना रहना चाहिए जो आपकी हेल्थ को और आपकी फैमिली लाइफ को नुकसान नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। लोग उसकी वजह से अपनी हेल्थ और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करते थे। सर आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक हमने बचपन से ये सुना है कि अकेले रह लो लेकिन गलत संगत न ज्वाइन करो। पूरे जीवन में संगत का सर कितना असर होता है? बहुत होता है। कोई मेरे एग्जाम्पल? बचपन में कुछ नहीं था क्योंकि मेरी संगत ही ऐसी थी। मेरे जो बचपन के दोस्त थे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अभी तक कुछ नहीं किया, वो ऐसे कुछ लोग तो चले गए दुनिया छोड़ के, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मेरा भी कोई गोल नहीं था। फिर मेरे जीवन में बदलाव आया, संगत बदलती गई, तो यह है डेफिनेटली होता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता ही है। और मैं तो सबको कहता हूँ कि अपना एनवायरनमेंट में एक भी नेगेटिव इंसान को नहीं रहने दो। 1-2 बार उनको ये वार्निंग दे दो कि भाई मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ, वो नहीं माने तो उनको हमेशा के लिए निकाल दो, वो पाप नहीं है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आपको एक खाली ब्रेन दे दिया जाए, बिल्कुल फ्रेश, या किसी के पास खाली ब्रेन हो या अपना कोई दिमाग खाली कर ले कि भाई आज से हमारी मेमोरी लॉस, अगर आपको उसको ट्रेन करना हो और उसको बहुत टॉप पे ले जाना हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उससे ज़िंदगी में प्राथमिकता के तौर पे करवाएंगे? पहले प्रायोरिटी तो पे? उनको बताऊंगा कि फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ठीक है। इकिगाई आपको पता है कि इकिनोवा आइलैंड के ऊपर लोग क्यों लंबा जीते हैं? उनको जीने का एक पर्पस होता है। ठीक है। दे नो कि वाई आई एम गेटिंग अप, सुबह उठते ही उसको याद रहता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा पर्पस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और पर्पस होता है तो ऑटोमेटिकली उसको एक्शन प्लान मिल जाता है। पर्पस एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना तो एक्शन प्लान आ जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को अपना पर्पस मिल गया और इंडिया आया तो फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता गया पर्पस में। तो पर्पस होना चाहिए। दूसरा है कि इंसान को सिर्फ भगवान ने फैसिलिटी दी है कि एक छोटे इंसान से बड़े इंसान बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक फिशरमैन का लड़का मिसाइल मैन बन सकता है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। पकौड़े बेचने वाले धीरू भाई अंबानी गिरनार में बेचते थे, मैंने सुना था, वो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हो सकते हैं। तो एनीथिंग एंड इज एवरीथिंग पॉसिबल ओनली इन ह्यूमन लाइफ। ये कोई गधा या कुत्ता नहीं सोच सकता है कि मैं बड़ा होकर ट्रम्प के वाइट हाउस में जाके रहूँगा, मैं ट्रेनिंग ले लूँगा डॉक्टर अडिया से और ट्रम्प मुझे वहाँ रखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऐसा जीवन मिला है जहाँ आप एक लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक चले जा सकते हो। तो वाई नॉट टू यूज़ दैट फैसिलिटी। ये सिर्फ इंसानों को दी गई है। इसके लिए मैंने एक फिल्म देखी थी शाहरुख खान की, राजू बन गया जेंटलमैन, आपने देखी है? वो इसी के ऊपर है, कभी देखनी चाहिए। अच्छा। और एक दूसरी आई एम कलाम करके, हाँ, ये फिल्म है। तो ऐसी फिल्में बहुत मोटिवेट करती है। तो इंसान को ये सिर्फ फैसिलिटी दी है कि वो अपने लेवल को उठा सकता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फिजिकली। मैं फिजिकली वीक था, मेरी बॉडी अच्छी नहीं थी, मैं दिखने में अच्छा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं टोटली मेडिकल कॉलेज में अननोन था। मेरे सेकंड बैच थी, मैं 69 का बैच का हूँ, 70 बैच के स्टूडेंट थे, उसमें से आधे लोग जानते भी नहीं कि हमारे एक सीनियर जितेंद्र अडिया रहा करता था। आज भी बोलते वो कौन था यार, अच्छा, इतना इनसिग्निफिकेंट था ऐसा। और मेरा अभी एकदम जीवन अलग हो गया है ऐसा। वो लोग हैरान होते हैं कि कौन था हमारे साथ जो आजकल इतना बड़ा फेमस हो गया है, मीडिया पे छाया हुआ, ये होता है, तो सरप्राइज़ होता है। तो मेरा वो जीवन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हर इंसान ये अपने आप को एलिवेट कर सकता है। तो मैं उनको तो ये सिखाऊंगा कि अपने आप को एलिवेट कर। फिर उसको मैं माइंड पावर की ट्रेनिंग दूंगा, उनको गोल सेट करवाऊंगा, उनको माइंड पावर की ट्रेनिंग दूंगा। और ट्रेनिंग के बाद तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, सीधी बात है। मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ,
अपने बच्चे को सिर्फ दो ही चीज़ में हेल्प करो, एक तो उनको गोल सेट करने में हेल्प करो, खुद गोल डिसाइड नहीं करो, और उनको विजुअलाइजेशन का पावर सिखा दो, फिर वो सब कुछ अपना आप कर देगा। उनके पास सीधा डेस्टिनेशन है, विजुअलाइजेशन पावर यूज़ करेगा तो सबकॉन्शियस माइंड उनको धक्का मार के वहाँ तक पहुँचा देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत सी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई, क्योंकि आपके साथ एक पॉडकास्ट, 2 पॉडकास्ट, 3 पॉडकास्ट में समेटा नहीं जा सकता। 76 सालों की आपकी जो यात्रा है बहुत बड़ी है। लास्ट टाइम कमेंट में बहुत कमेंट आया, उसमें एक चीज़ पूछा गया था कि आपसे कैसे मिल सकते हैं, आपकी किताबें कहाँ से पा सकते हैं, आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं। इस बार तो आपने एक नई चीज़ रिवील कर दी कि आप एजलेस भारत मूवमेंट लेकर चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो आपसे बातचीत करना कमेंट में अपना नंबर लिख दे। हाँ, मेरी टीम को बोलूँगा कि वो नंबर को वाले को मैसेज रिप्लाई करके उनको जोड़ देंगे। हम लिंक भेज देंगे एजलेस भारत मिशन की, या हम आपको लिंक भेज देंगे एजलेस भारत मिशन में जुड़ने की, तो वहाँ जुड़ सकते हैं आप। सर एक काम करना, मुझे ना, क्योंकि नंबर शेयर करना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के नंबर आएंगे तो कोई किसी का भी नंबर ले सकता है कमेंट बॉक्स से। आप एक गूगल फॉर्म दे देना मुझे, मैं डाल दूंगा हाँ, उसमें, वही गूगल, हाँ एग्जैक्टली गूगल फॉर्म की हमारी लिंक है, ठीक है, तो उसमें कर सकते हैं। हाँ। और किसी को काउंसलिंग करना है तो भी वहाँ गूगल फॉर्म में लिख दे तो मैं काउंसलिंग का ही कर दूंगा। वैसे मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, बहुत कुछ हो गया, अब मुझे अपने लिए टाइम चाहिए। नहीं, मेरा उद्देश्य सर ये होता है कि जो गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं और दर्शक अगर 1 घंटा, सवा घंटा हमको दे रहा है तो कुछ उसको भी फायदा होना चाहिए। वैसे तो इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, जो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख दे करके आप सीखना चाहते हैं, नोट्स बना करके उस पर काम करते, उसकी बुनियाद तो मैंने इस पॉडकास्ट में ही रख दी है। अगर आप उसके नोट्स बना लें और थोड़ा सा चैट जीपीटी और चीज़ों का सहारा ले लें, या फिर सर की 2-4 किताबें अगर आप खरीद लें, तो आपकी जीवन यात्रा आसान हो जाएगी। वो सब कुछ इतना सीख जाएंगे कि आप दूसरों को भी ट्रेनिंग दे पाएँ। रही बात कि एक पॉडकास्ट में सब समेटना मुश्किल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बार मेरी आपकी बातचीत होती है इन चीज़ों पे। तो इस बार भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है ये पार्ट 2 आ चुका है, क्योंकि बहुत से लोग नए आएंगे, वो कहेंगे मुझे पार्ट 2 चाहिए, तो पार्ट 1 पहले आ चुका है, ये पार्ट 2 था उसका। अब अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको 7 डेज सीरीज चाहिए। जब आप कमेंट में ये लिखेंगे तो मैं उसकी लिस्ट बना के सर को भेज दूंगा कि आपके चाहने वाले आपसे ये मांग रहे हैं। इस बार एक नई चीज़ और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग देखते हो, पढ़ते हो और फिर लिखते हो। तो 7 डेज सीरीज में आप लोग क्या चाहते हो, उस विषय का नाम लिखना कि हम इस पे चाहते हैं, एजलेस पे चाहते हैं, या हम माइंड पे चाहते हैं, या हम बॉडी, जी पतंजलि योग सूत्र, हाँ पतंजलि योग सूत्र पे चाहते हैं आप। तो जिस पे भी चाहते हैं ना, जब आप कमेंट करेंगे तो मेरी टीम उसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करके हम देखेंगे कौन से टॉपिक कॉमन है, फिर हम वो 7 टॉपिक निकाल करके आप लोगों के लिए वो बनाएंगे। अब एक मज़ेदार बात कि इतना सब कुछ सुनने के बाद ये समझ में तो आ गया होगा कि आपके पास एक इतनी ताकतवर चीज़ है कि अगर उसका इस्तेमाल आप कर लें तो दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। दुनिया की कोई भी चीज़ आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। वो है आपका माइंड पावर। आप अपने अगर माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर लें, अपनी संगत सुधार लें, तो रंगत अपने आप बदल जाएगी। लोग कहते हैं ना कि दिशा बदलो और नज़ारे बदल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है, बात करने बैठेंगे तो बहुत सी बातें होती रहेंगी और आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन समय की अपनी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसके बाद आप भी नहीं देख पाएंगे और मैं भी कितना ही चलूँगा और कैमरे की बैटरी भी ये कहेंगे कि बस अब दूसरी बार के लिए। तो क्या सोचा आपने, क्या दिमाग में आया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हम सभी लोगों को, हमारी पूरी टीम को प्रेरित करता है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दिमाग में जो विचार आए वो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वही हमारी असली ताकत है। अंत में फिर वही करूँगा कि आप कुछ कह रहे हैं सर, कहीं ये पब्लिशर का एक्चुअली अभी आजकल कंप्लेन आ रही है कि आपकी सब किताब अमेज़ॉन पे नहीं मिलती है, तो पब्लिशर का नंबर हम डाल देंगे आपके उसके अंदर। ठीक तो है, नहीं मिली तो पब्लिशर खुद होम डिलीवरी करवा देगा, कोई भी किताब चाहिए उसकी। ठीक है। पिछली बार जिन लोगों का ये कहना था कि हमको किताबें नहीं मिल रही हैं, तो सर के इन चीज़ों से आपको वो किताब आपको मिल जाएगी। आप सीधे पब्लिशर को फ़ोन करके मंगा सकते हैं। और आपने इतनी बातचीत में देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के 76 साल के पड़ाव पे कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहा है और सब कुछ पा चुका है, उसके पास इतना सब कुछ है कि वो बेचने नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलने आया है। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अंत में फिर वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि मैं इंतज़ार करता हूँ आपके कमेंट का, और आप इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का।